हमारा कहना ये है कि कोई भी मांग हो उस पर बातचीत हो, लेकिन मार काट या संविधान का अपमान करना या कोई ऐसी बात करना कि राष्ट्र के विरोध में होती है, वो ठीक नहीं है। 31 अक्टूबर 1984 को भारत के तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी जी एक इंटरव्यू देने के लिए अपने निवास से ऑफिस जा रहे थे और इस बीच जब इंदिरा गांधी विकेट गेट पास करते हैं तो गेट में तैनात उनके बॉडीगार्ड बींद सिंह को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन बींद सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालता है और इंदिरा गांधी जी के ऊपर फायर करना शुरू कर देता है। और इस बीच गेट के दूसरे तरफ तैनात सतवंत सिंह ने भी इंदिरा गांधी जी के ऊपर फायर करना शुरू कर देता है और घटनास्थल में इंदिरा गांधी जी की मौत हो जाती है। बींद सिंह और सतवंत सिंह ने 5 महीना पहले इंदिरा गांधी जी के द्वारा पंजाब के अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में हुआ एक मिलिट्री ऑपरेशन की बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी जी का मर्डर किए, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन ऐसा क्या हुआ था इस ऑपरेशन में जिसके चलते देश की तीसरी प्रधानमंत्री का असैसिनेशन कर दिया जाता है? क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार? आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार घटना है जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को बदल कर रख दिया। पंजाब में निर्दोष सिख और हिंदू मारे जा रहे हैं और इसी ऑपरेशन के चलते हमारे देश ने एक प्रधानमंत्री को खो दिया था। इस ऑपरेशन के जख्म सिर्फ पंजाब के ही हिस्से में नहीं आए बल्कि इसकी टीस पूरे मुल्क ने महसूस की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार को समझने के लिए हमें इसके पीछे का थोड़ा इतिहास को समझना पड़ेगा। साल 1947 में हमको आजादी मिलती है और साथ ही देश की पार्टीशन होता है। इस पार्टीशन में देश के साथ साथ पंजाब का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि पार्टीशन के बाद पंजाब का भी 2 टुकड़ा हो जाता है और पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला जाता है। इस बीच सिखों के लिए एक अलग देश की भी मांग होती है जिसका नाम होगा खालिस्तान। खालिस्तान 2 वर्ड खालिश और स्थान मिलके बना है। खालिश का मतलब प्योर और स्थान का मतलब प्लेस। सेपरिस्ट का कहना था कि अगर अलग देश ही नहीं तो पंजाब का एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें फॉरेन पॉलिसी, करेंसी और आर्मी को छोड़ के बाकी पूरी पावर उनको मिलनी चाहिए। साल 1950 में एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की मांग की जाती है और साल 1966 में सेंटर इस मांग को एक्सेप्ट करके पंजाब को डिवाइड करके सिख मेजोरिटी पंजाब के साथ हरियाणा बनाया जाता है। लेकिन इस डिसीजन से अकाली दल, जो पंजाब के एक प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी जो सिखों के पॉलिटिकल जरूरत के बारे में बात करता है, इसके लीडर खुश नहीं थे। अकाली दल के लीडर्स इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि उनके कैपिटल को शेयर करना पड़ता था और अंबाला, पिंजौर और कर्नल जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया हरियाणा के पास चला गया था। अकाली दल का यहाँ पर कहना था कि ये एरिया पंजाब का पार्ट होना चाहिए था, जिसके लिए साल 1973 में अकाली दल आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पास करता है। इस रिजोल्यूशन में 2 मेन पॉइंट रखा जाता है। पंजाबी स्पीकिंग एरियाज जो हरियाणा में है उसको पंजाब को वापस की जाए और पंजाब का एक खुद का संविधान होना चाहिए। भले ही फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और डिफेंस सेंटर कंट्रोल करे, लेकिन इसके अलावा पूरा कंट्रोल पंजाब को मिलना चाहिए। लेकिन तब पंजाब में और सेंटर में कांग्रेस की सरकार था, जिसके लिए इस मांग को रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी जी का कहना था कि आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन भारत के खिलाफ है। साल 1975 की इमरजेंसी के वजह से इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर जाती है और पंजाब में अकाली दल का सरकार बनता है। अब अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को लाने की कोशिश में लग जाते हैं और इस बीच कांग्रेस पंजाब में एक ऐसे लीडर की तलाश करता है जो पंजाब में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत कर सके। ज्ञानी जेल सिंह इंदिरा गांधी जी के बेटे संजय गांधी को बोलते हैं कि एक शख्स है जो पंजाब में बहुत पॉपुलर है और एक कांग्रेस की काम आ सकता है। उसका नाम था जर्नल सिंह भिंद्रावाले। जर्नल सिंह भिंद्रावाले एक सिख ऑर्गेनाइजेशन दमदमी तक्सल का लीडर था। जर्नल सिंह भिंद्रावाले पंजाब में इलेक्शन में कांग्रेस की मदद करता है और बदले में कांग्रेस उसको फंडिंग करता है और उस पैसों से जर्नल सिंह भिंद्रावाले हथियार खरीदना शुरू कर देता है। साल 1980 इलेक्शन में फिर से कांग्रेस पंजाब में और सेंटर में सत्ता में आती है और दरबार सिंह पंजाब का सीएम बनते हैं। लेकिन दरबार सिंह जर्नल सिंह भिंद्रावाले को पसंद नहीं करते थे, जिसके लिए जर्नल सिंह भिंद्रावाले कांग्रेस को सपोर्ट करना छोड़ के अकाली दल के साथ मिल जाता है। 4 अगस्त 1982 में अकाली दल और भिंद्रावाले मिलकर आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को पास करने के लिए एक धर्म युद्ध मोर्चा शुरू कर देते हैं और इस वक्त दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट एशियन गेम होने वाला था। अकाली दल और भिंद्रावाले के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी था उनके मांग को इंटरनेशनल फोरम तक पहुंचाने के लिए, जिसके लिए अकाली दल धमकी देता है कि अगर आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को नहीं माना गया तो दिल्ली में एक सिख्स का बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए सरकार पूरे हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर को सील कर देते हैं और आने वाले सभी सिखों की तलाशी ली जाती है। इस तलाशी के दौरान सिखों के साथ बहुत बदतमीजी और जुल्म की खबर आती है। यहाँ तक कुछ आर्मी ऑफिशियल जो देश के लिए इतना कुछ किए थे उनके भी तलाशी ली जाती है और
उनके साथ बदतमीजी किया जाता है, जिसके चलते सिख्स अपने देश में इस तरह की बर्ताव को देखकर आहत होते हैं और जर्नल सिंह भिंद्रावाले इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करता है और सिख्स यूथ उससे इंस्पायर्ड होते हैं और धीरे धीरे भिंद्रावाले पॉपुलर हो जाता है। भिंद्रावाले के सपोर्टर्स पंजाब में मारपीट हिंसा करना शुरू कर देते हैं। इस बीच दो हाई प्रोफाइल लाला लाजपत नारायण जो पंजाब केसरी के एडिटर थे और निरंकारी सिख लीडर बाबा गुरचरण सिंह को मार दिया जाता है। भिंद्रावाले धीरे धीरे गोल्डन टेम्पल के अकाली तख्त में आके वहीं से सब कुछ कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इस बीच रात में जो लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे उनमें से हिंदुओं को चुन के उनको बस से उतार के गोली मार दिया जाता है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट होता है जिससे रात को बस सर्विस बंद कर दिया जाता है। माना जाता है कि इसके पीछे भिंद्रावाले के ये सोच था कि इस खून खराबे से जो हिंदू पंजाब में है वो पंजाब छोड़ के चले जाएंगे और जो सिख्स देश की अलग अलग जगह में है वो पंजाब वापस आ जाएंगे। जब एक बार में 17 हिंदुओं को बस से उतार के मार दिया गया तो पीएम इंदिरा गांधी के ऊपर प्रेशर बनने लगा और इंदिरा गांधी पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लागू कर देते हैं। सिचुएशन बहुत ज्यादा तब खराब होती है जब डीआईजी अख्तर सिंह अटवाल जो इस धर्म युद्ध मोर्चा को रोकने के लिए बहुत कुछ स्टेप लिए थे, जब वो गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने जाते हैं तो वहाँ मौजूद भिंद्रावाले के लोग डीआईजी को गोली मार के उनके हत्या कर देते हैं और अगले कई घंटे तक डीआईजी के लाश वही गोल्डन टेम्पल में पड़ी रहती है, क्योंकि भिंद्रावाले के लोग लोगों को बोलते हैं कि अगर किसी ने भी लाश को ले जाने की कोशिश की तो उसे भी मार देंगे। कई घंटे तक लाश वही पड़ने के बाद बोला जाता है कि दरबार सिंह जो पंजाब के सीएम थे वो भिंद्रावाले से बात करने के बाद लाश को ले जाने की अनुमति मिलती है। भिंद्रावाले पूरी तरह से पंजाब का कंट्रोल ले लिया था और इस बीच हिंसा भी बढ़ने लगा। इस बीच एक आखिरी कोशिश किया जाता है और पीवी नरसिम्हा राव जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे उनको पंजाब में बातचीत करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इससे भी कुछ फायदा नहीं मिलता है और भिंद्रावाले अनाज की बोरियों में हथियार गोली बारूद गोल्डन टेम्पल में जमा करना शुरू कर देता है। पंजाब में हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। सिचुएशन अब पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गया था और भिंद्रावाले को रोकने के लिए पीएम इंदिरा गांधी के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था और उधर भिंद्रावाले अपनी मांग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, जिसके लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन करने की प्लान बनाया जाता है और 1 जून को रात को करीब 9 बजे अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और 24 घंटे के अंदर सेना अमृतसर और पंजाब को कंट्रोल में ले लेते हैं। 2 जून के रात को 9 बजे इंदिरा गांधी दूरदर्शन में आते हैं और देश के नाम पे संदेशा देते हैं। 3 जून को अमृतसर के सभी फोन लाइंस को काट दिया जाता है। नजदीक में जो पाकिस्तान बॉर्डर था उसको सील कर दिया जाता है। ट्रेन बस के रूट्स को रोक दिया जाता है और सभी मीडिया पर्सोनेल को वहां से बाहर कर दिया जाता है और गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और दूसरे तरफ 3 जून को गुरु पर्व था, जिसके लिए बहुत श्रद्धालु गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने के लिए पहुंचे थे। इस बीच 3 जून को आर्मी के द्वारा पहली बार अनाउंस किया जाता है कि जो भी गोल्डन टेम्पल के अंदर है वो बाहर आ जाए। कुछ लोग बाहर आते हैं और ये सिलसिला अगले 48 आवर्स तक चलता है और 5 जून तक मुश्किल से 150 लोग टेम्पल से बाहर आते हैं और अब टाइम आ चुका था ऑपरेशन को अंजाम देने का। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। यहाँ पर आर्मी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो लोग जहाँ पे थे वहाँ से फायरिंग कर सकते थे, लेकिन आर्मी अगर फायर करता तो हरमेंद्र साहिब को नुकसान पहुंचता, जिसके लिए आर्मी को परमिशन नहीं था। भिंद्रावाले भी यही सोचता था कि आर्मी अकाल तख्त के ऊपर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ से सिखों की भावनाएं जुड़ी है, जिसके चलते आर्मी के कुछ जवान मारे जाते हैं, जिसके लिए 6 जून को सुबह आर्मी टैंक बुलाया जाता है और 6 जून के रात को आर्मी अकाल तख्त में घुस के भिंद्रावाले को मार के गोल्डन टेम्पल को कंट्रोल में ले लेते हैं और 7 जून को सुबह ये ऐलान किया जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार सफल हो चुका है। इस ऑपरेशन में अकाल तख्त और गोल्डन टेम्पल को बहुत नुकसान होता है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस ऑपरेशन में 83 आर्मी जवान शहीद होते हैं और 248 जवान सीरियसली इंजर्ड होते हैं और 492 आतंकवादी के साथ कुछ बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन बोला जाता है इस ऑपरेशन में 1000 से भी ज्यादा आम लोग मारे जाते हैं और 250 से भी ज्यादा आर्मी जवानों की मौत हुई थी। पहली बार इस ऑपरेशन के वजह से गोल्डन टेम्पल में 3 दिन तक पूजा नहीं हो पाती है और जब लोगों को पता चलता है कि गोल्डन टेम्पल पे हमला हुआ है तो देश भर में सिखों के भावनाओं को ठेस पहुंचती है और आर्मी में जो 6 जवान थे उनमें से कुछ लोग अपनी पद से रिजाइन कर देते हैं। अकाल तख्त को फिर से बनाने के लिए सेंटर आगे आता है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल और गुरुद्वारे के कार्यकर्ता सरकार से कोई भी मदद लेने के लिए साफ मना कर देते हैं। इस इंसिडेंट की 4-5 महीने बाद इंदिरा गांधी जी के अपने ही 2 सिख बॉडीगार्ड उनको गोली मार के हत्या कर देते हैं, जिसके लिए देश भर में दंगे होता है और इस दंगे में 3000 से भी ज्यादा सिख मारे जाते हैं। अब फिर से जर्नल सिंह भिंद्रावाले के रास्ते एक 29 साल की यूथ अमृतपाल सिंह चल रहा है, जो एक अलग देश खालिस्तान की भी बात करता है, जो डिटेल में मैं इस वीडियो में बात किया हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हो। तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी। आपको
क्या लगता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी का राइट डिसीजन था भिंद्रावाले को रोकने के लिए, जिसके चलते इतना सब कुछ हो गया? आपका ओपिनियन नीचे कमेंट में बता सकते हो। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।